भी कवर कर लेते हैं। तो बॉन्ड एंगल, अब थर्ड फैक्टर था वहां पे क्या था, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर कि बॉन्ड एंगल का परसेंटेज एस करेक्टर से क्या लिखना है, थर्ड इफेक्ट है ना, परसेंटेज एस करेक्टर। तो कैसे बॉन्ड एंगल क्या करता है, परसेंटेज एस करेक्टर पे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड एंगल को बोला जाता है कि बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। अब एस करेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग पहले भी हम समझा चुके हैं एस करेक्टर के बारे में, थोड़ा सा आप समझ लो ना, एग्जाम्पल के साथ समझो। तो मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है BeCl2, ठीक, इस दूसरा कंपाउंड है आपके पास BCl3 और तीसरा कंपाउंड है, आप अगर देखोगे तो तीसरा कंपाउंड मान लो आपने CCl4 ले लो, ठीक। अब इन तीनों में बोल रहा है कि हमको एस करेक्टर क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम एस करेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी जाकर के हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो अगर हम BeCl2 की बात करें, अभी मान लो कि आप लोग इतने बच्चे हो, अब इसका बताओ तो हाइब्रिडाइजेशन BeCl2 में Be का कितना होगा, बोलो। BeCl2 में Be का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, बेरिलियम का 4 होता है, 2 और 2 sp2, सुपर sp2, तो इसका बोल दो sp3 और ये हो जाएगा ये होगा sp2 नहीं sp1, ये होगा sp2 और ये हो जाएगा sp3। कैसे आएगा sp1 ये भी देख लो कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है B प्लस M माइनस C प्लस A, कैटायन एनायन तो है नहीं, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस मोनोवैलेंट 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4, तो आएगा 2 मीन्स sp। इसी तरीके से इन सब का कर सकते हैं आप। अब हमारे पास अगर बोला जाए कि यहाँ पे s करेक्टर कितना है, तो 1 बाई टोटल ऑर्बिटल, अब परसेंटेज 50%, ये हो गया 50%, ये कितना आ जाएगा 33.3%, ये कितना आ जाएगा 25%। तो हाँ, तो देयरफॉर अगर हम लोग लिखें देयरफॉर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा BeCl2 का हो जाएगा, फिर किसका आएगा BeCl3 का, और फिर लास्ट में आ जाएगा CCl4। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखें, हाँ बता रहा हूँ एक सेकेंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। देखो अब यहां से ऐसे लिखो, परसेंटेज एस करेक्टर मतलब क्या हुआ, परसेंटेज एस करेक्टर मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, क्या लिखेंगे परसेंटेज एस करेक्टर का, कि नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, कितने एस ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अगर मान लो हमने क्या बोला sp की, फॉर एग्जांपल मान लो sp की बात कर रहे हैं, sp ऑर्बिटल के लिए, तो sp ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल कितने हुए, sp ऑर्बिटल के लिए परसेंटेज s की बात करें तो s ऑर्बिटल 1 और टोटल ऑर्बिटल कितना हुआ 2, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 250, तो कितना आ जाएगा 50%। आया समझ में, नहीं आया समझ में? या आप अच्छा चलो sp2 को देखो, अब मान लो परसेंटेज s इन sp2, ठीक, sp2 में परसेंटेज s निकाल रहे हैं, तो क्या बोल रहा है परसेंटेज s का फॉर्मूला बोल रहा है नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, नंबर ऑफ कौन सा ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल। अब टोटल ऑर्बिटल करेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। अभी इस sp2 में कितने s ऑर्बिटल हैं, sp2 में कितने s ऑर्बिटल हैं 1, और टोटल कितने ऑर्बिटल हैं 1s और 2p, कितने हुए 3, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 33.3%, हाँ 34 जो भी आएगा। तो ये हो गया आपका, अभी क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा
ब्लर आ रहा है। हाँ, और थोड़ा बड़ा लिखिए क्योंकि वो समझ में आ रहा है। ओके ओके ठीक है, इरेज करूं? यस सर। वेरी गुड। अब ये देखिए आपका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सारा चीज खत्म हो गया। अब हम चलते हैं डाइपोल मोमेंट की तरफ। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट का आपको पता है, डाई मतलब टू, पोल मतलब पोल। ठीक, पोल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा हम बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। डाइपोल मोमेंट, DIPOLE, डाइपोल मोमेंट। ठीक, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ठीक, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। अब डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? इसको बोला जाता है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब क्या है सेपरेशन? मतलब ये हुआ कि आपका अगर ऐसे बोला जाए दो चार्ज है, तो आपका कोई भी मॉलिक्यूल अगर लेंगे, जैसे हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, एक बार हम लोगों ने पढ़ा था पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था? अगर हम लोग जब शुरू में पढ़ रहे थे पोलर कोवैलेंट, कि अगर मान लीजिए कि अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक, और दूसरा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा, कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा? हाँ, तो ये हो गया, ये तो हो गया नॉन पोलर। ठीक, नॉन पोलर, ये हो गया पोलर। ठीक, अब हाँ, अब यहाँ पे इसी के पोलैरिटी को ही कैलकुलेट करना ही डाइपोल मोमेंट है। तो अब हमारे पास ये क्या हुआ कि इसके पास तो कोई पोलैरिटी डेवलप होगा नहीं, दोनों सेम एटम है। ये भी अगर Cl है तो ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर। मतलब क्या हुआ, अगर सेम एटम है तो उसमें वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। मतलब क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। लेकिन हमने क्या किया, HCl को लिया। तो अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की या क्लोरीन की? क्लोरीन। तो क्लोरीन ये क्या करेगा, हाँ, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड में उसको अपनी तरफ खींच लेगा और वो बनाएगा पार्शियल निगेटिव, और ये क्या बनाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। अब ये पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव को अगर हम लोग लिखें तो ये हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q प्लस और इसको लिखेंगे Q माइनस। ठीक, Q प्लस Q माइनस। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Q प्लस इंटू क्या हो जाएगा, Q माइनस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Q। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। Q प्लस Q माइनस जितना भी आएगा इसका वैल्यू आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं आता है, केवल बस पोलर है नॉन पोलर बस इतना आएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, Q प्लस Q माइनस। अब ऐसे मत बोलना प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो Q आएगा, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। Q कब आएगा कि इसका कुछ प्लस का मान लो, प्लस का अगर 2 मान लो, 2 का पॉजिटिव मान लो और 1 का निगेटिव मान लो, है ना, या तो माइनस जो भी मान लो, इसका जो भी प्रोडक्ट आप चार्ज आएगा Q मान लो। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि चार्ज ऑफ सेपरेशन, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, चार्ज ऑफ सेपरेशन अगर बोले चार्ज ऑफ सेपरेशन, तो चार्ज ऑफ सेपरेशन कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो कि मान लो इसके बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको आप D लिख दो, कैपिटल D लिखो, स्मॉल d आपके ऊपर है, हम कैपिटल D लिख रहे हैं बुक के हिसाब से। तो आपका क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ सेपरेशन आप दो चार्ज के बीच में, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, D है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो आपका डाइपोल मोमेंट यही बोला गया है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, Q,
एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d, तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू q इंटू डी। अच्छा, अब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को अगर हम इसको दूसरे हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो, अगर मान लो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, जब बॉन्ड लेंथ पढ़ा रहे थे तो यही बोल रहे थे कि दो एटम, जो भी दो एटम हैं ना, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, मान लो हाइड्रोजन है और इस तरीके से क्लोरीन है यहाँ पे और इस तरीके से ये बॉन्ड बनाए हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि दो एटम के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, दो एटम के बीच का एवरेज डिस्टेंस, एवरेज क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन चीज होता है, उसको डिवाइड करना होता है। तो एवरेज डिस्टेंस, जो एटम के एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बताया बोलेगा। बॉन्ड लेंथ इक्वल टू क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू HCl के बीच में ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि बॉन्ड लेंथ इक्वल टू किसके बराबर आएगा, चार्ज ऑफ सेपरेशन, है ना। बॉन्ड लेंथ के बराबर कौन किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज ऑफ सेपरेशन के बराबर लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ सेपरेशन। क्या बॉन्ड लेंथ को चार्ज ऑफ सेपरेशन के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट बोलोगे आप लोग कुछ? तो मतलब ये जैसे ये क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ ही तो बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच के डिस्टेंस को। तो आप यहाँ पे चार्ज ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ का क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको चार्ज ऑफ सेपरेशन बोल रहे हैं, और चार्ज ऑफ सेपरेशन बॉन्ड लेंथ के बराबर है। तो आप म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू BL भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर चार्ज दिया हो और बॉन्ड लेंथ दिया हो तो आपका डाइपोल मोमेंट निकाला जा सकता है। समझ में आ गया या नहीं? यस सर। इरेज कर दूं इसको, कुछ भी आप, मतलब इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें ध्यान में रखना कि बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। अब क्यों एवरेज निकालते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन एरिया होता है, तो दो बार है तो उसको एक बार करेंगे तो उसको दो से डिवाइड कर दें तो आपका बॉन्ड लेंथ आएगा। अब क्या बोल रहा है डाइपोल मोमेंट का, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हमारे पास Q है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपने क्या बोल दिया कि जो भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D लिखो या उसको क्या करो, D किसके बराबर होगा, बॉन्ड लेंथ के बराबर। तो आपको म्यू इक्वल टू Q इंटू BL, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बस इतना सा करना था, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अभी भी किसी को डाउट है क्या? सर वो क्लोरीन यू लग रहा नहीं, हाँ क्लोरीन, हमको Cl बनाना ही नहीं आता है। तो देखो कैपिटल C है और स्मॉल l है, इस तरीके से सही है। स्टूडेंट मैं इरेज कर रहा हूं, कब से समझ में आ गया होगा, कब से समझा रहे हैं, इरेज कर दूं? थर्ड बैच स्टूडेंट। अच्छा, अब इसके ऊपर देखो, अब ये हो गया, अब इसके ऊपर हम लोगों को आज जो भी करेंगे बस इसके ऊपर अब प्रॉब्लम केवल करेंगे। अब इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम आपके अभी वाला जो टेस्ट आएगा कल, जो मंडे को टेस्ट आएगा, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन दिए गए हैं। डाइपोल मोमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपका, उस पे भी MOT के ऊपर भी क्वेश्चन है। मैंने पेपर को वेरीफाई किया है, मैं बता भी देता हूँ टॉपिक को, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना कौन कौन टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन आया जा रहा है। तो ये म्यू डाइपोल मोमेंट पे पहला तो ये है, डाइपोल मोमेंट पे कई क्वेश्चन दिए हैं। डाइपोल मोमेंट पे पहला, दूसरा क्वेश्चन किसके ऊपर आ रहा है, फजान रूल पे। फजान रूल दोनों के लिए आ रहा है। आयोनिक बॉन्ड पे भी कई क्वेश्चन दिए हैं और कोवेलेंट पे भी कई क्वेश्चन है। तीसरा चीज आपका ये MOT पे भी क्वेश्चन दिया गया है, MOT पे भी कई दिया गया है, MOT पे और आपका शायद इस पे भी है। MOT पे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये लास्ट टाइम MOT पे, और आपका BSEPR ये सब देख लीजिएगा। BSEPR तो शेप आप लोग देख लीजिएगा,
ये हो गया बस इतना। इस पे ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, और तो क्वेश्चन और टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन इन पे डाइपोल मूवमेंट पे कई क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे करने के लिए। कल जब एक्स्ट्रा क्लास है, डाउट क्लास में कोशिश करेंगे आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने के लिए, इन सब डाइपोल मूवमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो डाइपोल मूवमेंट का मतलब, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करें तो नोट करके लिखते हैं, नोट। तो ये बोला जाता है कि डाइपोल मूवमेंट इज क्या बोला जाता है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक को होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को सबको पता है कि जिसके ऊपर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने पहला चीज ले लिया, मान लो कि यहाँ पे HCl है, कहाँ HCl, ठीक। तो अगर हम लोग वेक्टर को इसको रिप्रेजेंट करें डाइपोल मोमेंट, तो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर की या क्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर, हाइड्रोजन, हाँ। तो वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। अब ये जो एरो का जो टिप है, एरो का टिप, तो ये वाला पोर्शन जो बना रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, एरो का जो बता रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बोला जाता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा, और इसका जो लास्ट वाला जो टेल वाला होगा, टेल, तो टेल को थोड़ा सा आप क्रॉस कर देते हैं, यहां से पॉजिटिव साइन बन जाता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो दिखाई देगा कि हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है वो पता चलेगा यहां से। अब हमारे पास क्या है, केस वन, केस वन, तो क्या बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या बोल रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल, ये पहला चीज हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल में क्या बोला जाता है कि लीनियर मॉलिक्यूल, LIN जो भी होगा, लीनियर मॉलिक्यूल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ऐसे बोला जाता है, लीनियर और मॉलिक्यूल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 एज द वेक्टर in these molecule क्या करेंगे, molecules get cancelled out। अब इसको समझो एग्जांपल से। मान लो एग्जांपल हमने क्या लिया, BeCl2 को लिया, पहला एग्जांपल। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग CO2 का भी लिखेंगे, CO2 का। तो BeCl2 को अगर हम लोग लें, BeCl2 को ध्यान से समझना, तो अगर BeCl2 को हम लोग लेते हैं बेटा, देखना, तो आपका स्ट्रक्चर अभी इसमें आप लोगों ने बताया था, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp बताया था, है ना, BeCl2 में। तो sp बताया था, तो ये तो लीनियर हो गया। अब लीनियर हुआ तो आपका B इस तरीके से सेंटर में आएगा और Cl इधर में आएगा और आपका ये Cl में आएगा। तो ये जो था, ये जो चीज हो रहा है इसके केस में, तो आप देखो इसके, ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा बेरिलियम, क्लोरीन निगेटिव, तो इधर से इधर वेक्टर जाएगा इसका, और दूसरे वाले का वेक्टर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो दिस इज सपोज नेगेटिव, दिस इज द टू पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा, तो इसके केस में म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। जितना ये इस साइड में जा रहा है, इतना इस साइड में जा रहा है, तो टोटल बैलेंस कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया। अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को लो, तो अगर CO2 की बात करो, मैं पहले तो CO2 का हाइब्रिडाइजेशन सिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत जगह मैं रफ वर्क करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, कि रफ वर्क जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप लिख लिया करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे B + M - C + A, तो 1/2 लिखेंगे। कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है
अब प्लस मोनोवैलेंट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल नहीं बनाता है, तो मोनोवैलेंट 0 हो गया, कैटायन एनायन है नहीं, तो 1/2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 आ गया, तो ए भी क्या हो गया sp, और sp हुआ ये, तो ये कैसा हो जाएगा, लीनियर। ठीक, तो CO2 मॉलिक्यूल जो है इसका भी, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, और ये भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया, लीनियर हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कि कार्बन का इस तरीके से इस साइड में डबल बॉन्ड हुआ, और इस साइड में भी आपके पास डबल बॉन्ड हुआ। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, कार्बन ज्यादा है या ऑक्सीजन है, कोई बता सकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, हाँ ओके, सुपर सुपर। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, और इस तरीके से इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। तो जितना म्यू इस बॉन्ड के लिए होगा उतना म्यू इसके लिए होगा, तो दोनों का जब निकालेंगे तो ये आपका टोटल रिजल्टेंट म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? तो ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हो गया 0। अब इसको आपका एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, अगर समझ में आ गया होगा तो। इरेज कर दूं? थर्ड बैच स्टूडेंट, इरेज कर दूं इसको, थर्ड बैच। अब इसमें मैं केस चेंज कर रहा हूं, केस 1 से हम लोग केस 2 की तरफ जा रहे हैं। अब देखो एक चीज और हम आप लोगों को बता देते हैं, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे आप लोग वेक्टर पढ़ ही रहे हैं, वेक्टर फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे, सेकेंड चैप्टर ही था, हम लोग जब पढ़ते थे तो वेक्टर सेकेंड चैप्टर ही था, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर के बीच से जाता है ना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर के बीच से जाता है। तो केस 2 अगर हम लोग लिखें, केस 2, तो केस 2 में ऐसे बोल देते हैं कि केस 2 में ये बोला जाता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ किसका, डाइपोल मोमेंट ऑफ प्लेनार मॉलिक्यूल्स is also zero। अब इसको कैसे जीरो होता है उसको एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1, अब इसको देखो बुक में तो इतना डिटेल में नहीं बताया गया है, आप ऐसे समझ लेना। तो BCl3 का अगर बोलो तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो आप लोग, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। जिसको समझ में नहीं आता है स्टूडेंट, आप लोग पूछ लिया करना कि सर कैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, आप पूछ सकते हो, है ना। तो ये हुआ sp2 का स्ट्रक्चर बताओ, sp2 का स्ट्रक्चर बताओ, sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये आपको पहले ही मिल गया प्लेनर, तो ये तो ऑलरेडी अपने आप रूल के हिसाब से ही 0 हो गया से, बट इसको लेट अस सी। तो हम लोग ट्राइगोनल प्लेनार जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, एक हमने बॉन्ड इधर लगाया, दूसरा बॉन्ड इधर लगाया, तीसरा इधर लगाया। अब तीनों को जब आप देखें इस तरीके से, तो दिस इज Cl मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो Cl, दिस इज आल्सो Cl। तो अगर आप इस तरीके से बॉन्ड बनाएं तो देखो कैसा बन के आ रहा है, Cl, दिस इज व्हाट इज द Cl, ओके। अब ये ट्राइगोनल प्लेनार हो गया। तो अगर यहां से देखें, बोरान तो पॉजिटिव होगा, क्लोरीन निगेटिव, तो अगर इसको देखें तो यहां से इस तरीके से इसका डाइपोल मूवमेंट आएगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव जाएगा, ठीक। अब दूसरे वाले की अगर इसकी बात करेंगे तो ये इधर में जाएगा और तो ये पॉजिटिव होगा। तीसरे की बात करेंगे तो ये आपका निगेटिव और पॉजिटिव ये हुआ। अब मान लो इसी को हम लोग रफ समझाते हैं, आप समझाने के लिए रफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 हो गया, क्या करेगा ये, इसको एक दूसरे से सब कैंसिल हो जाएगा, सब एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, कैंसिल हो जाएगा। अब रफ वर्क हम थोड़ा सा लैंग्वेज में समझाते हैं कि यहाँ की अगर हम लोग 20, यहाँ पे मैंने लिखा इस तरीके से मॉलिक्यूल है, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl। अब हम क्या बोलना चाहते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा समझो यहाँ पे।
एक सेकेंड के लिए। अब मान लो कि यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी इधर में है और एक वेक्टर क्वांटिटी इधर में है, ठीक। तो इसका अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालो तो किधर जाएगा? दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यस या नो? दोनों के बीच में होगा, ठीक। तो दोनों के बीच में हुआ तो इसका रिजल्टेंट अगर हम लोग लिखें तो म्यू आर आर मतलब रिजल्टेंट इधर होगा। अब इसको देखो, अब इसको ले लो, ये वाला, तो ये भी तो 120 डिग्री पे है, जैसा ये वाला एंगल वैसा आपका ये वाला एंगल। तो अगर आप लोग इसको और इसको लोगे, ठीक है, तो इसका जब रिजल्टेंट आप निकालोगे, इसका रिजल्टेंट निकालोगे, देखो सीएल है, थोड़ा सा बनाने का ये फेर लग रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ। तो इन दोनों के ये वाला और ये वाला वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट बताओ तो कहां से जाएगा? दोनों के बीच में जाएगा। तो अगर इसको लिखोगे तो म्यू आर इधर में आएगा, ये भी म्यू आर, ठीक, म्यू आर। तो अब बताओ तो ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? रिजल्टेंट दो का दो अपोजिट में है। तो अब ये क्या करेगा? अपोजिट में है तो एक को एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब इसी तरीके से इसका और इधर में निकालोगे ना तो ये भी ऐसे ही आएगा। तो ये क्योंकि सब 120 डिग्री पे हैं, जितना 120 डिग्री पे ये है, 120 डिग्री पे ये, 120 डिग्री, तो सारा एक दूसरे को ये क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। अब इतना डिटेल में मत जाओ, आप ऐसे ही कर लो कि सिंस इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल सो ईच डाइपोल मोमेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो सारा एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। कुछ हवा लगा आप लोगों को? किसी को प्रॉब्लम है? अब अगर हाँ, हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा। सिंस BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल, so the dipole moment of each bond, dipole moment of each bonds, ठीक, each bond gets cancelled, each bonds gets cancelled। तो क्या करेंगे? कैंसिल each other। so the resultant, जो भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज 0, MOMENT, मोमेंट ऑफ। इसको इरेज कर दो स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। इरेज करूं? जिस हाँ, इसी के ऊपर एक और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूं, इसके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, आप इसको लिख लेना और खुद करके बताना कि समझ में आया कि नहीं। कि आप अगर डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जाए कि आपका इसका बताइए, किसका बताइए? CCl4 का, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू बताओ कि 0 होगा, 0 और नॉट, इसको हमको बताना कि CCl4 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं, ठीक। अच्छा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ध्यान से समझो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर। विच हैव ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिवली तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला जा रहा है? विच हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, विच हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, विच हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट यहाँ पे। और क्वेश्चन दिया है NH3 और NF3, इस तरीके से बोला, NH3 और NF3। तो इसको आप लोग CCl4 का आप लोग खुद करना, हम इसको इरेज कर देते हैं और अब क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका NH3 और NF3 है। बहुत पूछा जाता है ये NH3 NF3 वाला कि किसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, NH3 और NF3। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर NF3 में हो जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन इसको करके देखते हैं हम।
अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए बेटा, यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये NF3 मॉलिक्यूल है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कोई इसका बता दे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा तो? हाँ, sp3 सबको पता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों में sp3 है। ठीक, अब यहां पे जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये टेट्राहाइड्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक ऑर्बिटल में यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और तीन में इस तरीके से, तीन आपका इस तरीके से बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये जो शेप बन के आता है, दैट शेप इज नोन एज पिरामिडल शेप। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बोला जाता है। और इसका भी इसी तरीके से होगा। तो एक में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, चार नए ऑर्बिटल बनेंगे तो तीन तो बॉन्ड बना देंगे, एक में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इस तरीके से होगा। तो यहां पे देखो Cl हुआ, ये Cl हुआ, और आपका F है, F और सॉरी F, दिस इज F और दिस इज आल्सो F। अब इसको मिला दो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे रफली मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, रफ वर्क, कि which is more electronegative, which is more electronegative बोल दो तो कौन होगा? फ्लोरीन सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, तो आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो इसके लिए आपने आंसर बताया फ्लोरीन, तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, आंसर में हमने लिख दिया फ्लोरीन। अब इसी में एक और रफ मैं जोड़ता हूं, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरीके से बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? कौन सा होगा बताओ, आंसर बोलो। नाइट्रोजन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करता है? अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कहां से मूव करता है? कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू किधर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रो या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, अब ये चीजें, तीनों चीजें याद रखना ध्यान से। तो अब हाँ ठीक है, कैमरा थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है। अब देखो यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ही जाएगा, लोन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन लो कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो ये तीन जो बॉन्ड है वो इसका मूवमेंट किधर होगा? नाइट्रोजन की तरफ या नीचे हाइड्रोजन की तरफ? हाँ, नाइट्रोजन की तरफ ये हो गया एक डाइपोल मोमेंट, दूसरा डाइपोल मोमेंट यहाँ पे हो गया, और तीसरा डाइपोल मोमेंट निकालोगे पीछे तो ये भी ऊपर जाएगा। तो तीनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है? सेम है। हाँ, तो एडिटिव हो जाएगा, तीनों का ऐड कर देंगे डाइपोल मोमेंट, तो म्यू आर क्या हो जाएगा? ये एडिटिव है, एडिटिव मतलब ये तीनों को ऐड किया जाएगा, यस या नो? म्यू रिजल्टेंट जो होगा एडिटिव होगा। अब इसमें देखो एक ऊपर जा रहा है, क्लियर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? रिपल्सन के कारण वो दूर भागने की कोशिश करता है, तो वो तो नाइट्रोजन से दूर चला जाएगा। अब बचा क्या? ये फ्लोरीन। अब बताओ तो नाइट्रोजन फ्लोरीन में आप लोगों ने किसको बताया था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो इसका क्या है? इधर में आएगा, इधर में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डाइपोल मोमेंट, इसका भी इधर में आएगा और इसका भी इधर में आएगा, है ना, इसका भी। तो अब रिजल्टेंट जब लिखेंगे, अब जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखो एक ऊपर जा रहा है, तीन नीचे, तो अब इसका जब रिजल्टेंट आता है क्या होता है? नीचे आता है। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे, रिजल्टेंट म्यू आर, तो म्यू आर क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्टिंग आएगा कि नहीं? म्यू आर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिव होगा कि नहीं?
सब्सट्रैक्टिव हो गया। तो किसका ज्यादा आएगा बोलो तो, किसका? NH3 हाँ, देयरफॉर म्यू NH3 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन किसके लिए? म्यू किसके लिए? NF3। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद बनाना, नहीं बनेगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों को लिख करके व्हाट्सअप कर दूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने खूब अच्छे से समझा दिया है, समझ लो। तीन नीचे और एक ऊपर, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 1 4। समझा? इरेज कर दूं इसको? ओके, वेरी गुड। केस, अब एक और केस इसके ऊपर बनता है, उसको भी समझ लेते हैं। कोई ग्रुप में हंस रहा है? ओके, अब जिनको पढ़ना नहीं है तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? एक पता है, एक तुम लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ, कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, कि ऐसे लोगों के ऊपर जो क्या बोलते हैं, जानबूझ करके किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, तो म्यूट करना चाहिए ना। एक इनके ऊपर ये है कि जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लेता है वो आपका, एक और लेफ्ट कर दे के चला गया, रोल नंबर 50। तो जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उसको होता है क्या है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है। जो आप लोग में जो लोग एकदम बने हुए हैं तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा सा कॉलेज पा जाएंगे। जो आईआईटी वाले जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको एनआईटीज मिल जाएंगे, या कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, या तो आईआईटीज मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। और जो लोग क्या कर रहे हैं, ये फालतू के काम कर रहे हैं, उनका तो कहीं होना है नहीं। वो क्या करेंगे, यहीं से कहीं से कर सकते हैं, गली मोहल्ला इंटर कॉलेज जो बोला जाता है, या किसी भी में भी पढ़ लेंगे। उन लोगों को क्या है, अगर नहीं भी एडमिशन होगा तो डोनेशन से एडमिशन ले लेंगे। इसी तरीके से मेडिकल के स्टूडेंट जो सिंसियरली स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, क्योंकि मेडिकल में बहुत सीटें हैं, तो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से डॉक्टर बन जाओगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो उनका तो भगवान ही पता है। एक इसके ऊपर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल उसको समझाना चाहते हैं। एक बार हुआ क्या कि जो एलएनटी कंपनी है ना, लार्सन एंड टर्बो करके एलएनटी कंपनी, ये टायर बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये इन लोगों ने क्या किया था कि जब इनमें वैकेंसी आई थी, 3,000 पोस्ट की, 300 पोस्ट की आई थी, 300 रिसर्च के लिए आई थी, 300 पोस्ट आई थी, और बेंगलोर में उन्होंने वैकेंसी निकाला। तो जब बेंगलोर में उन्होंने अपनी वैकेंसी पेपर में ऐड दिया, तो उसमें जानते हो कितना बच्चे आ गए कि 10-20 हजार बच्चे अप्लाई किए केवल 300 पोस्ट के लिए। अब उन लोगों को 2 दिन में तो निपटाना है, सिलेक्शन करना है 200-300 के लिए। तो जो पैनल था तो उन्होंने क्या बोला, उनको सिलेक्शन के बारे में क्या बोला कि 15-20 हजार लड़कों का थोड़ी ना हम लोग इंटरव्यू ले पाएंगे, कैसे लेंगे बताओ? तो 2 दिन में 20 हजार बच्चों का इंटरव्यू हो सकता है क्या? सालों साल इंटरव्यू चलता है। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा, उन्होंने क्राइटेरिया क्या रख दिया कि जो लोग भी बच्चे एनआईटी और आईआईटी से पास आउट है, एनआईटी और आईआईटी से, वो लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और बाकी जो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं, फालतू के कॉलेज से, वो लोग जा सकते हैं। तो पहले 50% तो ऐसे, 50% क्या 70% ऐसे ही चले गए, बचे कितने? 30% बचे। अब मान लो कि 15,000 का अगर 30% निकालो तो 5,000 के आसपास बचेंगे, ठीक। अब 5,000 में फिर भी उनको लगा कि 5,000 बहुत ज्यादा है, हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोल दिया, उसमें क्राइटेरिया लगा दिया। क्राइटेरिया क्या लगा दिया? एक क्राइटेरिया तो ऑलरेडी एनआईटी और आईआईटी होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने लगा दिया परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कि जितना जिसका भी जो सीजीपीए है ना, परसेंटाइल है, इंजीनियरिंग में भी परसेंटाइल ही ऐसे बनता है सीजीपीए, कोई ये वैसा नहीं होता है जैसे हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं ना, 80-90 मार्क्स वाला नहीं सिस्टम है। तो जिसका सीजीपीए 7.9 होगा या 9 होगा उनका लिया जाएगा,
जैसे ही उसको किया तो आपके बचे 1000 बच्चों का आराम से उन्होंने इंटरव्यू लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी डिग्री उसमें ऐसा थोड़ी है आप कहीं से भी पढ़ेंगे, नॉलेज तो आपके पास बराबर हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ज्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन किस कॉलेज से पढ़ते हैं ना वो डिफाइन करता है। समझ में आया? आपकी डिग्री की वैल्यू आपके कॉलेज के ऊपर भी निर्भर करती है ना? तो ये भी ध्यान में रखा करो। अभी जैसे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, समझ में आया? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि ओके बंदा ठीक ठाक होगा तो चलो ठीक है। अब बहुत लोग बोल देते हैं कि ऐसे नाम बोल देंगे यूनिवर्सिटी का कि जिसको किसी को पता ही नहीं है, तो फिर उसका बोल देते हैं कि भाई नमस्कार है, ठीक है। कई बार बहुत जगह होता है ऐसे कि बहुत एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग को यही बताया जा रहा है कि जो 1-1.5 साल बचा हुआ है, कोरोना टाइम है ना, तो कोरोना टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। समझ में आया? अगर हम कमजोर हैं या वीक हैं तो हम स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? अगर पढ़ाई में कमजोर हैं तो स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? उसको तुम थिंक करो, अपने दिमाग में थिंक लगाओ कि जब स्मार्ट वाला बच्चा सो रहा है, घूम रहा है, तो उस समय हम पढ़ाई करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पता चले कि स्मार्ट वाला बच्चा घूम रहा है तो हम और घूमना चालू कर दिए। अच्छा, वो एक गली में घूमा तो मैं पूरे चंद्रपुर की सारी गलियों में घूम लिया, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई तो तुम और कमजोर हो जाओगे ना। तो तुम्हारा जैसे अभी देखो, अभी क्या है, लाइफ ऐसे चलती है कि छुट्टियां तो ऐसे ही आती रहेंगी। अभी 2 अक्टूबर है, इसके बाद दशहरा हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा, फिर नया साल आ जाएगा ना, होली आ जाएगा। ऐसे टाइम तो तुम्हारा खत्म होता जाएगा। लेकिन ये जो छुट्टियां आएंगी, अभी 2 अक्टूबर आया, दिवाली आया, दशहरा आया, नया साल आया, इसको ऐसा नहीं कि हमको फेंक देना है। ये टाइम है, बहुत ही उसको किफायती है, उसको अच्छे से यूज करो। तो जब तुमको पता है कि जो बड़े घर के लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको खूब सेलिब्रेट करते हैं, धुआंधार लोग मनाते हैं 3-4 दिन, चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ो। तो उनके लिए क्या, उनके लिए प्रॉब्लम भी नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास पैसा है। लेकिन जिनके पास कमी है किसी चीज की, वो लोग क्या कर सकते हैं, चलो जाने दो इस टाइम को, अभी दिवाली वाली को थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे में सलटाते हैं। अब उस टाइम को, जो बचे हुए टाइम को एकदम दबा के पढ़ते हैं सुबह शाम, और जैसे खूब पढ़ेंगे आगे आप बढ़ेंगे। तो वही है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो खराब नहीं होंगे, अच्छे होंगे। एक कहावत है दुनिया का, मैंने सुना है कि 2 रोटी कम खाने से और 4 घंटा ज्यादा पढ़ने से आज तक कोई पागल नहीं हुआ है। लेकिन इसी को उल्टा कर दो, पढ़ाई 0 कर दो और खाना खूब खाओ, पागल ही हो जाओगे। वैसे इंसान का क्या वैल्यू है? तो ऐसे करो, कम खाओगे तो कम नींद लगेगा, बैलेंस डाइट लेकर के खूब अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 बोला जाता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ, इसको बोला जा रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ, किसको निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे? तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो भी है उसको ये बोला जाता है कि ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर विल बी डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर विल बी डाइपोल मोमेंट। तो उसका ग्रेटर विल बी डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को, तो ज्यादा समझ में आएगा। कि मान लो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लो HF है, दूसरा आपका HCl है, तीसरा आपका HBr है और चौथा आपका HI है। अब हमको पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है। अगर ऊपर से रफली, मैं रफ समझा देता हूँ, रफ लिख देता हूँ। जब ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीजेज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज होती है, DICREASES, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज होती है। मान लो जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, इसका 4.0 होता है, 4.0 आता है, इसका 3.0 आता है, इसका हमारे पास आता है 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.8 होता है ब्रोमीन का, और आयोडीन का 2.5 होता है। ये इस तरीके से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऊपर से नीचे जा रहा है, हाइड्रोजन तो इसमें कॉमन है, तो ऊपर से अब डिफरेंस अगर निकालोगे,
तो आप बताओ तो डिफरेंस किसका ज्यादा आएगा? डिफरेंस हाइड्रोजन का मान लो कितना होता है, 2.1 होता है हाइड्रोजन का। एग्जाम्पल अप्रॉक्स हम लोग हाइड्रोजन का EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये 2.1 मान लेते हैं हम, ऐसे अप्रॉक्स लिख रहे हैं। आप इसको फिक्स मत मानना, याद नहीं है मुझे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो यहाँ पे अगर माइनस करो 4 माइनस 2.1, यहाँ पे 3 माइनस 2.1, यहाँ पे क्या है 2.8 माइनस 2.1, यहाँ पे 2.5 माइनस 2.1। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.9 आएगा कुछ, यहाँ पे अगर देखा जाए 1.9 ही आएगा, यहाँ पे देखा जाए ये भी 9 ही आ रहा है, और यहाँ पे 0.9 शायद आ रहा है, 0.9। इसके केस में देखोगे तो 0.8 आ रहा है, और इसके केस में देखोगे तो 0. कितना आ जाएगा 4। तो ये क्या बोला है, किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बताओ, कौन सा सबसे ज्यादा पोलर होगा बोलो तो? HF। तो यहाँ पे जो हो जाएगा HF सबसे ज्यादा पोलर हुआ, दूसरा वाला हो गया HCl, तीसरा वाला क्या हो जाएगा HBr, और चौथा वाला क्या हो जाएगा HI। तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया स्टूडेंट ये वाला पॉइंट आप लोगों को? अच्छा, कॉपी कर लीजिए इसको। अभी 1 मिनट आप लोगों का आप लेंगे, एक बार फिर से समझाऊं। देखो क्या बोल रहा है कि ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी डाइपोल मोमेंट। इन तीनों में देखो हाइड्रोजन कॉमन है, ठीक, तो हाइड्रोजन कॉमन है तो आप सीधे इसके हैलोजन से कर लो ना। तो ऊपर से नीचे आप जाने के बाद देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, कॉमन ट्रेंड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटती है ऊपर से नीचे जाने के बाद, ऊपर से नीचे, तो आपका यही ऑर्डर होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन सब में कॉमन है, सब में। तो यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, फ्लोरीन वाला। तो ये HF आ जाएगा, HCl, HBr, HI। सिंपल है। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, ले लिया? हाँ, बस अब ये खत्म हो गया आप लोगों का। बस 1 मिनट और लेना चाहता हूँ, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा आराम कर लो, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट अटेंड करो लास्ट में। अब देखो रिजल्टेंट क्या है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के लिए एक फार्मूला दिया गया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी भी हमने क्वेश्चन नहीं पाया है इसके ऊपर, कभी भी जेईई मेंस एडवांस नीट में। बस उसका फार्मूला आपको याद रखना है। तो फार्मूला क्या होता है कि डाइपोल रिजल्टेंट डाइपोल, फार्मूला फॉर किसके लिए, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, इसको बस लिख लो डाइपोल मोमेंट। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, मान लो हमारे पास अभी इस तरीके से 2 डाइपोल है, एक डाइपोल मोमेंट इधर, इस डाइपोल इधर, तो यहाँ पे इसके बीच का कुछ थीटा एंगल है। तो किसी गर्ल्स ने बताया भी था कि डाइपोल मोमेंट इन दोनों के बीच से जाएगा, जो रिजल्ट म्यू आर होगा इन दोनों के बीच से जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ, ये इसका मान लो ये म्यू1 है और ये कितना है म्यू2, तो इसका बोला जाता है म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 क्या है म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ये वाला आप लोग याद रखेंगे, बस इतना। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी नहीं दिया गया है, अगर कहीं से क्वेश्चन मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको करा दूंगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? यस सर। यस सर। चलो बाय 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 सर। ओके 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 थैंक यू सर। बाय बाय बाय। किसके घर में मारपीट चल रहा है?